पसंद है वो ऑगी द कॉकरेज, जो एक शो आता था, आपने देखा हो कार्टून, उसकी बड़ी फैन है। होटल वाले जज तो नहीं आएंगे? नहीं जाएंगे। अरे भैया खाली पेट दिमाग करते रहे जल्दी। अरे चिंगम सर, मुझे समोसे ला दो। अय्यम्मा चिंगम का चाकू तो बनना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। एक और वो ऑडियंस को बोलो जैसे, अरे भैया, अरे रोक तो भैया, ये कौन सा हमला हो गया भैया? ओए तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। आओ ढाक ढाए तुझे ननो वाले बीबी बोले यार इतनी बात मैंने तो बकला गया बाबा ऐसे। हम अपनी चुनावी यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे हुए, मुंबई के अंदर लगातार मुंबई की विधानसभा पर कवरेज कर रहे, ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखा रहे कि चुनावी माहौल क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि सफर में आपको कब कौन मिल जाए ये तो आपको भी मालूम नहीं होता। आपका सफर कितना और ज्यादा अच्छा हो जाए इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और मुंबई तो सपनों की नगरी है, सपनों की नगरी में कब कौन टकरा जाए, कौन बड़ा कलाकार, तो कौन ऐसा कलाकार जो हर दिल में राज करता हो। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम अपनी टीम को लेकर जब ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए थे तो हमें ऐसे कलाकार मिले जो शायद ही किसी के दिल पर राज ना करते हो। भागलपुर के, बिहार के रहने वाले आदर्श आनंद जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा भी करेंगे, समझेंगे, कई चीजों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आदर्श आनंद जी जो हैं वो पहली बार हमारे हाथ लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक लंबे समय से आप सबने देखा होगा कि बेहद चर्चित चेहरा बन चुके, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से आप सबको हंसाते रहे हैं। और एक बहुत फेमस गीत उनका बेरोजगार को लेकर, जिसने न केवल एंटरटेनमेंट की दुनिया में बल्कि राजनीति की दुनिया में भी हंगामा खड़ा कर दिया था। ये ऐसा गीत है जिसको लेकर अब चर्चा करनी जरूरी है। आदर्श जी हमारे साथ हैं और कहते हैं ना कि हुनर यूं करो कि आपका हुनर बोलने लग जाए, आपकी मेहनत दिखने लग जाए। तो ये भागलपुर से निकलकर सर मुंबई के अंदर शूटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इनकी मेहनत और हुनर किस मुकाम तक पहुंच चुका होगा कि मुंबई में लगातार इनका शूटिंग शेड्यूल तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आनंद जी, आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी इच्छा थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात की जाए और समझा जाए कि आखिरकार इतना ज्यादा भागलपुर को आपने फेमस कर दिया है कि जो लोग नहीं जानते थे, मुझ जैसे दिल्ली के रहने वाले लोग पहले भागलपुर को शायद नहीं जानते थे, बिहार के नाम से, पटना के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन भागलपुर और आदर्श आनंद क्या है कनेक्शन? हमारा जन्मभूमि भागलपुर है जी। और जिसका जन्म उस सरजमी पर हो तो उसको इस चीज का क्या बोलते हैं, व्याख्यान करने का जरूरत नहीं है कि क्या मायने रखता है हमारे लिए। तो हमारे लिए वो जो मिट्टी है सीने से और इस चमड़ी से चिपकी हुई है कि हमारा बचपन उसमें गुजरा है, मट्टी चाटते हुए, खेलते हुए, खाते हुए। तो उस रग रग में भागलपुर की मिट्टी है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू भागलपुर के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भागलपुर ने मुझे इतना प्यार दिया, भागलपुर और अब पूरा देश आपको प्यार दे रहा है। बस ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू वेरी मच कि इतने प्यारी इतने अच्छे से एकदम बेबाकी के साथ इन्होंने जो बयान किया है हमारे लिए, दिल से शुक्रिया था। धन्यवाद सर। आदर्श आनंद व्यक्तिगत तौर पर कैसे व्यक्ति है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद? थोड़ा सा पहले मैं आदर्श के बारे में जानना चाहती हूँ। वो आदर्श नहीं जो इस वक्त स्टार बन चुका है, जो शूटिंग पर जाता है, जो वीडियो में अलग अलग तरीके की कलाकारी दिखाता है। मैं उस आदर्श को जानना चाहती हूँ जो भागलपुर का एक लड़का है और जिसने कभी सपना सोचा होगा, कभी ख्याल उसके मन में आया होगा कि कुछ किया जाए। नॉर्मल इंसान है भाई। जैसे अभी हम लोग जहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान है। जहाँ पे जो चीज होता है हम क्लियर बोल देते हैं कि ये होटल में भी शूट हो रहा है। बहुत प्यारा सा। और यहाँ के लोगों से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। यहाँ के हर एक इंसान से आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ ये बहुत बेस्ट लगता है। मतलब कि लोगों से ना मिलते रहो, जुलते रहो, बातचीत करते रहो, खुश रखते रहो। क्योंकि जब मैं गहराई से सोचने लगता हूँ तो हमको ये लगता है कि आज है जिंदगी, फिर कल नहीं है, फिर उसके बाद कौन और क्या। बस एक ही जिंदगी है और जिंदगी को बांटते रहो, लोगों के साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करो, बड़े बुजुर्गों का साथ लेकर चलो, अपने इखलाक को मत खो,
जो आपके माता पिता से आपको मिलता है, जो तालीम आपको मिलती है, उसको एकदम बांटते रहो चारों ओर। तो आदर्श नॉर्मल सा बंदा है और सबके साथ घुलना मिलना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। अभी भी उसके अंदर वो बचपना है। अभी बाहर में हम सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, क्रिकेट आपने बोला था ना क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग शूटिंग के बाद जरूर खेलेंगे, तो आपने बोला था। तो मैं उस जोन में चला गया जिस जोन में हम सभी लोग दोस्त लोग मिलकर पिच बनाते थे। और हमारे बिहार में बोलते कोदरा, ठीक है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, वो लेकर आओ रस्सी के साथ एक माहौल बनता था। फिर दुरमुस लाके उसको ठोकते थे, उसको प्लेन सपाट करते थे, फिर जाके खेलने आते थे। बांस की डंडी से हम लोग वो स्टंप वगैरह बनाते थे, किला वगैरह बनाते थे। तो उस जगह पे हम पहुंच गए। तो हम मतलब वही है। और हमको लगता है कि आप ये तो आप बोल रहे हैं कि आप स्टार हैं, जो भी है, हमको वो लगता ही नहीं है। डाउन टू अर्थ है आप काफी, ये बात तो मैं भी कहूंगी। आदर्श जी से मैं मिली और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो इस वक्त कहते हैं ना स्टार बन चुके हैं और कामयाबी की बुलंदी छू रहे हैं। तो आदर्श जी आप डाउन टू अर्थ हैं और आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आप कितने भी बड़े लेवल तक चले जाएं लेकिन भगवान आपको हमेशा जमीन से जोड़ कर रखे। बिल्कुल, अब वो जमीन से जोड़कर नहीं रखता है, आपको रखना पड़ता है। उसने तो आपको जमीन दे दिया है, अब आप उसको कैसे संभालते हैं, मार करते हैं या खून खराबा करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जमीन आपको नसीब है, बस उस जमीन की तरह को छोड़ना नहीं है। और जमीनी स्तर से लोगों के साथ मिलिए जुलिए, मतलब मजे 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 दीजिए। मतलब लोगों से जब आप बैठकर बातें करते हैं, लोगों से जब आप हंसी मजाक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोई अगर रो रहा है उसके आंसुओं को पोंछते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इंसान को घुलते मिलते रहना चाहिए और पोलाइट रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम। कहते हैं ना यूपी और बिहार के लोग तो वैसे ही सबसे अच्छे से मिला करते हैं, लेकिन जो है ना यूपी बिहार का जो अभी लोगों के जो मेंटेलिटी है वो अलग है बाहरी दुनिया में। यूपी बिहार का है तो मतलब कट्टा लेके घूमता होगा, यूपी बिहार का है मतलब गमछा बांध के घूमता होगा, यूपी बिहार का है मतलब कि वो पान चबाता होगा, यूपी बिहार का है तो लिट्टी चोखा जरूर खाता होगा। अरे नहीं भाई, यूपी बिहार का है तो इंग्लिश नहीं जानता होगा यार, क्या कह रहे हो आप। यूपी बिहार का है कलम चलाना जानता है, यूपी बिहार का है पान की जगह वो प्रसाद खाना जानता है, यूपी बिहार का है वो गमछा तो बांधेगा ठीक, लेकिन यूपी बिहार का है गमछे की जगह वो जो कहते हैं ना कि आप उतरन में कपड़े दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ये भी करते हैं यूपी बिहार के लोग कि पुराने कपड़े को भी पहनता है वो। तो यूपी बिहार के लोगों में ये सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि आओ ना हमरा बिहार में ठोक दें कट्टा कपाड़, नहीं भाई, बहुत गलत, ये गलत मतलब ये क्या बोलते उसको माइंड सेट परसेप्शन बना कर रखा है लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग बहुत ही हम अपनी बात कर रहे हैं, बाकी का पता नहीं हमको। हम ऐसे हैं कि अगर हम सत्तू पी रहे हैं तो सामने वाले को इंसिस्ट करके सत्तू पिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम चाय पी रहे हैं तो सामने वाले को बोलेंगे तुम चाय मत पियो, इससे एसिडिटी होती है, ये स्वभाव रखते हैं। फिर शायद हमारी थोड़ी सी यहाँ पर बात अनबन हो जाए, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। और आप शायद नहीं पीते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, भी है। आपकी कप में चाय रहेगी, हमारे कप में चाय की हवा, बस उसकी लेकर देखेंगे क्या। चलिए आदर्श जी, शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, मैं पूछना जरूर चाहूंगी क्योंकि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने एक इंटरव्यू में जरूर कहा कि मीडिया वाले मेरे से मिलते तो सवाल जरूर पूछते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और क्यों की, मतलब मन में क्या चल रहा था। तो माफी के साथ ये तो मुझे जरूर जानना है कि कैसे शुरुआत की, अचानक से वीडियो बनाना शुरू किया या प्लानिंग की, क्या आया मन में? ये 4 साल की जब उम्र में हम थे, तो पिताजी की वजह से ये सारी चीजें मेरे अंदर, जो भी मैं करता हूँ आज, तो मैंने कई इंटरव्यूज में बोला ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय गॉड फादर, GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, वही सब कुछ है। और उनके ही कहते हैं ना, उनकी ही वजह से मेरे अंदर जो भी कलाकारी है वो सारी चीजें, स्टेज पे बोलना, अगर मैं 2 अल्फाज भी बोल रहा हूँ, 2 शब्द भी बोल रहा हूँ, तो ये उनकी ही देन है, मेरे पिताजी की। मार धाड़ के स्टेज पे चढ़ाना सिखाया, मार धाड़ कर बहला फुसला कर मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहना कर स्टेज पर उतारना सिखाया। तो क्या बचपन से ही आप? हाँ, जब 4 साल की उम्र में थे तब से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। स्टेज शोज वगैरह करते थे। शुरुआत हमको लगता है कि हम अभी शुरुआत वाले ही फेज में, हमने शुरुआत किया ही नहीं है, हमको ऐसा लगता है अभी भी।
लेकिन पिताजी की वजह से 4 साल के उम्र में जब थे तो उनकी ही वजह से पापा हमको देते थे, उठा के पटक के एकदम देते थे पीठे पे कोहनी। और डांस करना सीखा, क्योंकि घर पे अकेले बच्चे लोग डांस करते हैं ना, चल चाहिए 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 चाहिए, फिर कोई आया था, बेटा दिखाना जरा, दिखाओ दिखाओ, फिर जब वो चले जाते थे गेस्ट, फिर पापा ठोकते थे, उसके सामने तो तुम मेरा बेइज्जती कर दिया ना किया। तो पिताजी की वजह से बेखौफ एकदम बेबाक अंदाज में फिर मैं स्टेज पे आना, बोलना सीखा, स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे हिस्सा लेने लगा, अलग अलग जगह पे डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे वहां पर हिस्सा लेने लगा, मुझे पैसे मिलने लगे, पुरस्कार देते हैं ना, 1 रुपए का इनाम मिला है आदर्श आनंद को, 501 रुपए का मोटिवेशन मिलने लगा, वो हाँ मोटिवेशन मिलने लगा, मतलब अरे भाई इसमें तो पैसे भी आते हैं, और नाम अलग से पेपर में छपने लगा, आदर्श आनंद ने किया, महमूद का नकल महमूद के गाने पर किया आदर्श आनंद के तहलका। तो उस वक्त मैं जब डांस किया करता था तो मेरा 2-3 गाना बहुत ज्यादा फेमस था बिहार और भागलपुर के। इसमें एक था मेरा दिल ले गई हो कमों की तरह मैं देखो किसको इधर उधर, यार रोजा वो ढूंढ के लाओ, यार सनी देओल जी का। फिर दूसरा गाना था देखो 2000 जमाना आ गया, मिल के जीने का बहाना आ गया, आमिर खान सर का। फिर तीसरा था महमूद सर का, वो था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो वो जो गाना था मेरे लाइफ का सबसे मतलब ऐसा गाना था, उसने मुझे बहुत पहचान दी बचपन से। पेपर पे नाम आने लगा, बड़े बड़े एसपी डीएसपी डीएम इन लोगों से पुरस्कृत होने लगा मैं, बड़े बड़े नेताओं के होली मिलन समारोह होता है जी, तो उस पर बुलाने लगे लोग, इस बच्चे को बुलाओ आदर्श आनंद को। तो इस तरह करके मेरे को पहचान मिली महमूद सर से, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। उस वक्त अभी भी तो काला ही श्यामला ही है, लेकिन सच में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये गाना मेरे लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेबल था और वही मेरे को पहचान दिया। सो धीरे धीरे करते करते फिर रेडियो किया हमने, मतलब ये सब जो है ना डांस वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह करता था साइड से, ये सब चलता था, पैसे भी मिल जाते थे, घर भी थी, घर का भी खर्चा होता था, एक सपोर्ट हैंड भी बनता गया। हाँ, ये सपोर्ट हैंड बनता गया। फिर एक एक्टिंग शो हो रहा था घर घर में स्टार, तो उसमें हिस्सा लिया, उसमें जीत गया मैं 51,000 रुपए का कैश प्राइज अपनी एक्टिंग में। फिर उसके बाद रेडियो मिला मुझे, रेडियो पे 4 साल तक हमने जॉब करा एज एन आरजे। धीरे धीरे करते करते ये सब एक कैरेक्टर मेरा फेमस हुआ, भागलपुर की जिया जी, बहुत फेमस हुआ। कभी कभी वो दाढ़ी में वीडियोस बना देती है, पता नहीं उसका क्या चक्कर है। तो ऐसे करते करते लोग फिर जानने लगे, पहचानने लगे। जो आपने स्पूफ का जिक्र किया ना, वो सब स्पूफ बनाने लगा, लोग प्रोडक्शन वाले भेजने लगे, बोलने लगे कि इस पे बनाओ प्लीज। फिर मैं उस पे बनाने लगा, वो फिर चलने लगा, लोगों ने फिर कंटेंट लिखने लगा। तो आप मल्टी टैलेंटेड बनते गए कि सिर्फ आदर्श सिर्फ गाना नहीं गाता, सिर्फ कलाकार नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड है कि लिखवा लो, करवा लो, कुछ भी एक्टिंग मिमिक्री करवा लीजिए, शूट पे वो जाते रहते हैं। तो ऑल ओवर, और अभी आपने बताया कि पूरा ये रेडियो वगैरह पे भी आप पूरा अपना शो लाते रहे। आदर्श जी आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा, इमोशनली भी, और एक पूरा हमें टर्निंग पॉइंट दिया कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे एक लाइन मिल गई जिसमें मुझे फोकस करना है और अपनी लाइफ का, अपने इस कैरियर को आगे जाना है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि हमारा लाइफ चेंज हुआ है, लोगों को लगता होगा उसके अपने सोच के हिसाब से, नजरों के हिसाब से, लेकिन हमको नहीं लगता कि चेंज हुआ है। सब कुछ एज इट इज वही है, लेकिन हमको लगता है काम थोड़ा बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, सोचने का, बात करने का तरीका थोड़ा बदल गया है या बदल लिया है हमने। जो भी करना होता है सोच समझ कर करना होता है। जैसे आपने जिक्र किया वो बेरोजगार सॉन्ग, इस सॉन्ग को बनाने से पहले हमने 100 दफा सोचा होगा कि ये गाना बनाए, इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला होगा। 100 दफा मैंने सोचा, फिर उसका हाथ रखा कि ये चलो बनाते हैं, क्योंकि सरकार तो एक, लेकिन उस सरकार के पीछे लोग बहुत ज्यादा है, तो हम तो सबसे पहले लोगों की बात सुनेंगे। तो जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, तो उनके लिए आवाज बनने की कोशिश करिए, वीडियो बना दिया, वायरल हो गया, अलग अलग पेज और अलग अलग लोगों ने शेयर किया। तो हमको लगता है कोई चेंजेस नहीं है, बस ये जो मैंने बताया उन चीजों में मैंने चेंजेस लाने की कोशिश करी है। जहां जहां हमें लगता है, मैं लड़की भी बनता हूँ, आने वाले कल अगर मेरे को एक
छक्के का भी रोल मिलेगा तो मैं बखूबी करना चाहूंगा, क्योंकि हमको लगता है जो छक्का लोग जिसको छक्का बोल देते हैं इजीली, जिसको हम गाली समझते हैं, तो है तो हालांकि वरदान हमारे समाज के, तो हम उसका भी रोल जरूर करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को भी लेकर प्रेरित करना चाहिए, एक मैसेज होगा। मैं कोशिश करता हूँ बाल विवाह को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, फिर क्या बोलते हैं किसान लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको लेकर, कर्ज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, दहेज को लेकर, मैं इन चीजों पे ना, बलात्कार को लेकर, मैं इन चीजों, आप मेरे जब प्रोफाइल को पूरा चेक करेंगे तो आपको सारा चीज दिखेगा कि मैं अलग अलग चीजों पे मतलब कोशिश करता हूँ कि हाँ लोगों तक थोड़ा सा ये मतलब ये जागरूक हो। मतलब समाज के वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर अक्सर राजनेता वोट पाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं हो पाता। शुरुआत बेरोजगारी से करते हैं आदर्श जी। बेरोजगारी का मुद्दा न केवल बिहार के अंदर है, यूपी जो सट्टा हुआ राज्य है वहां पर भी, दिल्ली, महाराष्ट्र में हम है तो यहाँ पर भी है, यानी कि देश के अलग अलग कोने में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप युवाओं की स्थिति? आखिरकार इतना बेरोजगार वाला जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, लाखों रुपए की पढ़ाई करते हैं, हाथों में डिग्रियां होती हैं और भटक रहे होते हैं। तो ये देखकर क्या महसूस होता है? प्रकार के लोग हैं, और जो डिग्री की बात करी आपने, डिग्री मिलने के बाद वो कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल करता है बेरोजगारी का, कि पढ़ने के बाद लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, पढ़ने के बाद पढ़ाई लिखाई डिग्री लेने के बाद कहीं और जाके रह गुजर करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। ये तो हम लोग, अगर कोई पूछता है किसी से कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण क्या है, लोग बता देते हैं कि पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई हो, एजुकेशन हो। हमको नहीं लगता भाई कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमको लगता है कि सोच, सबसे पहले सोच, दूसरी चीज की अगर आप पढ़ रहे हैं ना, फिर बाहर जो आप जाकर जॉब कर रहे हैं, बाहर आप सारा सेटलमेंट कर रहे हैं, फिर वापस नहीं आते आप अगर वापस आए और कुछ ऐसा कोई फैक्ट्री खोले या कुछ आपने खोला है, फिर 4-10 लोग आप उससे कमा रहे हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मुंबई में। मैं फिल्म सिटी गया तो फिल्म सिटी मैंने देखा कि काफी यूपी बिहार के लोग वहां पे हैं। हमको लगता है कि उनको रोजगार मिल रहा है, वहां से यहाँ आए, क्योंकि वहां पे है ही नहीं वैसा कुछ, ना वैसा कुछ बड़ा इंडस्ट्री है वहां, ना इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ ऐसा कोई चीज व्यवस्था है ही नहीं जो कि वो वहां पर रहकर करे, है ना कोई फिल्म इंडस्ट्री वहां पे है, ना भागलपुर में अपने तो का एयरपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहां पर लोगों को रोजगार मिले, तो क्यों बाहर वो मतलब भटकेंगे? तो इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सरकार की नाकामी है या फिर इसमें व्यक्ति खुद जिम्मेदार है? व्यक्ति, सबसे पहले तो व्यक्ति जिम्मेदार है ना। चैरिटी बिगिंस एट योर होम। शुरुआत आपके घर से ही होती है। पहले तो आपको अपने आप को बदलना होगा, फिर क्योंकि आप जब अपने आप को बदलोगे तभी आपके अंदर वो ताकत होगी सरकार बदलने की, है ना। ये कहता है ना, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। तो कास्ट करो वोट को, लेकिन जो मैंने बोला वो स्लोगन, मतलब देखो ना यार कि कौन क्या जो व्यवस्था है उसको चेंज कर सकते हैं लोग। और सबसे ज्यादा मतलब गलतियां युवा ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज मेरे ख्याल में कि ज्यादा तो उतना हमको पता नहीं है, और हम ज्यादा उतना दिमाग लगाते भी नहीं है, क्योंकि जो अपना काम है वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने इस गाने के माध्यम से हर युवाओं के दिलों को छू दिया, क्योंकि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्होंने उस गाने से खुद को जोड़ा और समझा कि मैं भी बेरोजगार हूँ, और बेरोजगारी पर आप सॉन्ग ले आए। सर, मैं अलग अलग राज्यों में जाती रहती हूँ कवरेज के लिए। इलेक्शन के दौरान मैं सबसे ज्यादा राज्यों में जाती हूँ और युवाओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। युवाओं के भीतर बड़ी नाराजगी है रोजगार को लेकर, और युवाओं का साफ कहना है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो युवाओं की ओर ध्यान ही नहीं देती। फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनियां नहीं है, रोजगार के लिए कुछ माध्यम ही नहीं है जिससे रोजगार पाया जा सके। सरकार का ये कहना होता है कि अगर आप में योग्यता होती तो आपको रोजगार मिल जाता। तो क्या सब कुछ योग्यता पर ही डिपेंड है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई जरियात नहीं है, वो कैसे रोजगार को पा सके? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे हम कि आजकल मतलब इस पृथ्वी में कोई ऐसा इंसान है जो परिपक्व है, कोई विद्वान नहीं है। जो भी है
ज्ञान पाता गया है, लेता गया है जी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि रोजगार पाने के लिए आपका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हम एमएससी करके ड्रॉप कर दिए, मतलब एमएससी में आई वाज परसुइंग माय एमएससी, आई ड्रॉप, ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया एमएससी। तो पढ़ाई तो आगे भी कर सकते थे, आप आगे भी करके कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको इसमें बहुत रुचि होने लगी, हम ये करने लगे और इससे मेरे को पैसे भी आने लगे, हम ये कर रहे हैं। आपने अपने शौक को ही अपना पैशन और प्रोफेशन मैच कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, ठीक है ना। सिस्टम अगर मजबूत होगा ना तो फिर गजब सी बात हो जाएगी। भाई रुको ना, चुपो ना, आलम बात ना कर रहे हैं। ये अंदाज है आदर्श जी का। और हम इस वक्त होटल के अंदर शूट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि होटल वालों को भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमको। वो बोल रहे कि हमें दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो हमें हो रही है, क्यों बात कर रहे हो? हमारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। आदर्श